हेलो फ्रेंड्स, सब ठीक है बेटा? चलिए ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में कुछ बहुत ही जबरदस्त वाला टॉपिक हम करने वाले हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि नॉर्मली उस तरीके से जाना नहीं जाता जिस तरीके से उसको जानना चाहिए हमको। जो कि हम स्टार्टिंग में आज पढ़ने वाले हैं वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नॉर्मली हमने जो ओम्स लॉ पढ़ रखा है V इक्वल टू आई आर पढ़ रखा है, लेकिन उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है? क्या V इज इक्वल टू आई आर को मैं V वेक्टर इज इक्वल टू आई आर वेक्टर कर दूं तो क्या ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा? या क्या मैं इसको इसके ऊपर वेक्टर लगा दूं तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा? नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ये तीनों जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, V इक्वल टू आई आर, ये तीनों ही स्केलर है। ये तो खूबसूरत बात है इस टॉपिक की कि V इज इक्वल टू आई आर में वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस तीनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं। तो फिर इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे हो सकती है जब तीनों चीजें स्केलर है? तो बेसिकली एक ऐसा रिलेशन हमारे पास है जिसको हम ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की फॉर्म में जानते हैं कि वो ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होगा। ठीक है, उसको ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कहा जाएगा। और वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें V इक्वल टू आई आर में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास कुछ अलग ही तरीके की है। तो चलो देखते हैं जरा क्या है वो। तो हमारे पास सबसे पहली जो चीज है इसके अंदर, मैंने बोला कि आपको इसके अंदर डिराइव करना है ये रिलेशन J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। बहुत ही बढ़िया रिलेशन है, जबरदस्त वाला। J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर, वेयर J वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर J इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड E इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं डेरिवेशन कैसे होगा। और इसका डेरिवेशन के लिए आपको जो हेल्प लेनी है वो लेनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। We know that drift velocity Vd vector is equal to minus E tau upon m। यहां पे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, माइनस E टाउ अपॉन m। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। चलिए अब आगे देखते हैं। एंड करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J वेक्टर वो क्या होती है हमारे पास? I अपॉन A, फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब जरा इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, इसको हम अलग से भी अलग सॉल्व करके डाल सकते हैं। इसमें अगर मैं वैल्यू डालता हूं तो ये आता है NEAVD वेक्टर अपॉन A। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये था फाइनली J वेक्टर इक्वल टू I अपॉन A, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। और I होता है NEAVD अपॉन A, ये था। अब जरा वैल्यू पुट करें, A से तो A कैंसिल हो गया, तो J वेक्टर मेरे पास आता है NEVD वेक्टर। ये जो E हमारे पास है ये कोई भी चार्ज होता है, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो मुझे इसी E को कैसे लिखना पड़ेगा? इस E को यहां पे जो मैं लिख रहा हूं उसका तरीका ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए इसको आप माइनस साइन का बना दीजिए। और ये माइनस साइन भी ये बताती है कि करंट डेंसिटी जो होगी वो उस डायरेक्शन में ली जाएगी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अगेंस्ट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर की ओर इलेक्ट्रॉन की है तो करंट डेंसिटी का वेक्टर आप इधर लेंगे, इसलिए माइनस साइन भी आता है वेक्टर फॉर्म में। अब माइनस ये था, माइनस मेरे पास ये है। अब जरा मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, मेरे पास आया n माइनस E VD वेक्टर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, माइनस वहां लगा देता हूं, E VD वेक्टर की वैल्यू ये लिखी हुई है माइनस E वेक्टर टाउ अपॉन, ये था। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है आपको? इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, NE स्क्वायर E वेक्टर टाउ अपॉन m। ये था आपके पास J वेक्टर और ये टाउ है, ध्यान रखेंगे टाउ। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर लूं, थोड़ा सा सिमेटिक लिख लूं, तो देखो क्या बनता है। इसको मैं लिखता हूं J वेक्टर इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन m इंटू E वेक्टर। ये मैंने अलग कर लिया। अब ये जो मैंने अलग किया ये है क्या? ये जो मैंने अलग किया है ये है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कैसे? रेजिस्टिविटी हमारे पास होता है m अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। तो ये है NE स्क्वायर टाउ अपॉन m, उल्टा लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको क्या लिख पाऊंगा,
इसको मैं लिखूंगा जे वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, क्योंकि रेसिप्रोकल दे रखा है रेसिस्टिविटी का, तो 1 अपॉन रो लिख लेंगे इनटू ई वेक्टर। अब ये 1 अपॉन रो क्या है मेरे पास, 1 अपॉन रो यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी सिग्मा ई वेक्टर। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर होता है, और यहां मैं लिख देता हूं बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, और सिग्मा है क्या, कंडक्टिविटी। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। और इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगेन v इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला यूज करने के बाद भी j इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर को डिराइव किया जा सकता है, उस फॉर्मूले से भी इसको डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन जो ट्रेडिशनल इसका डेरिवेशन है वो ये है यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस इज नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ध्यान रखना। द अबव रिलेशन इज आल्सो known as वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये ठीक है बेटा, इसका ध्यान रखना है आपको। अब एक चीज इसके अंदर नई आई है, बिल्कुल नई चीज, वो क्या सीखी हमने, कंडक्टिविटी सिग्मा। जैसे नन्हे लिखते हैं ना, आधा नौ, बिल्कुल वही है नन्हे, ये जो आधा नौ दिख रहा है ऐसा ही सिंबल है हमारे पास किसका, कंडक्टिविटी का। अब कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। We have conductivity denoted by symbol sigma, और क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या इसका डेफिनेशन होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कही जाती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। और इसके हिसाब से आपके पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, या सिग्मा का फॉर्मूला है 1 अपॉन रो। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी वो कितना है हमारे पास, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, वो है ओम मीटर। ओम मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब जो ओम इनवर्स है इसको हम मो भी लिख लेते हैं, मो पर मीटर या फिर सिमन मीटर, सिमन पर मीटर, SM-1, दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, कंडक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ये एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, इसको ढंग से आपको ध्यान रखना है, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी एसआई यूनिट भी पता होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि अगर थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन कंडक्टिविटी के ऊपर आ जाए तो वो आपसे एसआई यूनिट पूछ लेते हैं, और एसआई यूनिट में बच्चा गलती कर देता है। एसआई यूनिट में इसलिए गलती कर देता है क्योंकि उसको रेजिस्टिविटी का भले पता हो एसआई यूनिट, लेकिन अगर वो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन नहीं जानता कि वो वहां पर रेजिस्टिविटी होती है तो वो उसको रेसिप्रोकल नहीं कर पाता और फाइनली ये रिलेशन लेके नहीं आ पाता। उसे ये भी नहीं पता होता कि ओम इनवर्स को आप मो लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। लिखना चाहिए ट्रेडिशनली मो पर मीटर या फिर सीमेन पर मीटर, ठीक है, इनमें से कोई एक चीज। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट हॉट टॉपिक के, और वो हमारे पास है नॉन ओमिक कंडक्टर। ये टॉपिक जो है वो बहुत डिमांडिंग होता है, बहुत बच्चे मुझसे इसके बारे में पूछते रहते हैं अक्सर, थ्रू आउट द ईयर बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर ये नॉन ओमिक कंडक्टर में कुछ ऐसा भी होता है क्या, कुछ वैसा भी होता है क्या, ये सब चीजें। तो अब वो एग्जैक्टली क्या है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको कि नॉन ओमिक कंडक्टर किसे कहते हैं, एक एक पार्ट उसका पढ़ लेंगे और देखते हैं कि उससे नाम से, उसके नाम से क्या क्या चीजें पता लगती हैं, देखते हैं। We have next topic as non-ohmic conductors. Non-ohmic conductors. Yes. तो जैसा कि इसके नाम से पता लगता है नॉन ओमिक, दैट मीन्स विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ।
ऐसे किसी भी कंडक्टर को मैं नॉन ओमिक कंडक्टर बोलूंगा कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो देख लेते हैं क्या डेफिनेशन थी। द कंडक्टर्स which do not follow Ohm's law are known as non-ohmic conductors। अब ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ। सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो है सेमी कंडक्टर्स। जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, यानी कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे? क्या मतलब निकलता है इसका? इसका मतलब ये निकलता है कि ओम्स लॉ में V प्रोपोर्शनल टू I होता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में करंट बढ़ेगी, प्रोपोर्शन सेम रहेगा। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होता है कि ऐसा पॉसिबल है कि कम वोल्टेज के ऊपर करंट अचानक बढ़ जाए या कम करंट के ऊपर वोल्टेज ज्यादा देनी पड़े, दोनों बातें। यानी कि वोल्टेज और करंट हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शन नहीं रहेंगे, भले ही आप टेम्परेचर ना चेंज करें। जैसे कि ओम्स लॉ में मैंने बोला था, ओम्स लॉ के बारे में एक बड़ी बहुत जबरदस्त बात है। हमारे पास पता है कुछ यूनिवर्सल लॉ होते हैं। जैसे यूनिवर्सल लॉ क्या है? यूनिवर्सल लॉ है मेरे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो पूरे यूनिवर्स में लगता है। एक्शन रिएक्शन लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी एक यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ओम्स लॉ इसलिए यूनिवर्सल लॉ नहीं है क्योंकि इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसकी लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशन ओम्स लॉ की ये है कि V प्रोपोर्शनल टू I सिर्फ तब होता है किसी कंडक्टर के लिए जब टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को बदल दिया तो V प्रोपोर्शनल टू I कंडक्टर्स के लिए भी नहीं होगा, जो ओमिक कंडक्टर है उनके लिए भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यूनिवर्सल नहीं हुआ। यूनिवर्सल उसको बोलते हैं जिसके लिए कोई कंडीशन ना आपको लगानी पड़े। एक्शन रिएक्शन लॉ विदाउट एनी कंडीशन पूरे यूनिवर्स में लगेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विदाउट एनी कंडीशन, ऑब्जेक्ट छोटा है बड़ा है कैसा भी है सबके लिए लगेगा। ठीक है, तो ये नॉन कंडीशनल लॉ है, इसलिए यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन ओमिक जो ओम्स लॉ हमारे पास है उसके लिए कंडीशन है कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहेगी, तभी V प्रोपोर्शनल टू I होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या था। नॉन ओमिक कंडक्टर में ये था कि मैंने बोला था ओमिक कंडक्टर में कि टेम्परेचर प्रेशर बदल दोगे तो V प्रोपोर्शनल टू I नहीं रहेगा। नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर को भी छोड़ो, अगर वो कांस्टेंट भी रहे ना तो उसके बाद भी नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए V प्रोपोर्शनल टू I हमेशा नहीं होता। देखो अगर मैं बात करता हूं सीधा सीधा हम जब शब्दों में समझाता हूं, ओम्स लॉ में व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो ही V प्रोपोर्शनल टू I होता है, वरना नहीं होता। ये ओम्स लॉ के हिसाब से। और अगर मैं नॉन ओमिक की बात करता हूं तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इवन देन V proportional to I is not always true या is not true। नॉन ओमिक कंडक्टर में V proportional to I नहीं होगा, इवन टेम्परेचर को आप कांस्टेंट भी रख लें तब भी। अच्छा, टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखोगे तो ओमिक में भी V proportional to I नहीं होगा, नॉन ओमिक में भी नहीं होगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट अगर नहीं रखा तो फिर तो दोनों ही काम नहीं करेंगे ढंग से। लेकिन अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो ओमिक कंडक्टर तो V प्रोपोर्शनल टू I हमेशा देंगे, लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर V प्रोपोर्शनल टू I नहीं देंगे, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं उसी कंडीशन पे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन ओमिक कंडक्टर। और इसके एग्जांपल थे हमारे पास सेमी कंडक्टर्स। कुछ एग्जांपल दूं, सेमी कंडक्टर में हमारे पास जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, गैलियम आर्सेनाइड कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के सेमी कंडक्टर है। स्पेशली जिसको आप सेमीकंडक्टर की तरह यूज करते हो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे सिलिकॉन है उसका आपका पास एटॉमिक नंबर है 14, तो वो आपके पास कैसा बनता है 284, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है अक्सर वही सेमीकंडक्टर की तरह यूज होता है। तो इसमें सिलिकॉन है हमारे पास, जर्मेनियम है, और मैंने कॉम्बिनेशन वाले बताए जिसको हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, उसमें आएगा गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। ये काफी यूज होता है, एलईडी वगैरह बनाने के भी काम आता है, सोलर पैनल्स बनाने में भी काफी जगह यूज होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि सेमीकंडक्टर्स जो बेसिकली थे वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स थे। अब नॉन ओमिक कंडक्टर्स की क्या क्या पहचान होती है, वो क्या क्या अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये तो पता लग गया कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए वो नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। लेकिन
वो उस ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते तो एग्जैक्टली करते क्या है, उनके ग्राफ्स कैसे आते हैं, वो हमको सीखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा कि नॉन ओमिक कंडक्टर के जो एग्जांपल थे उसके अंदर आप सिलिकॉन लिख सकते हो, जर्मेनियम लिख सकते हो, गैलियम आर्सेनाइड लिख सकते हो, ठीक है, ये सब लिख सकते हो एक्सेट्रा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत मस्त वाले बनते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काफी काम आने वाला है और ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वी आई ग्राफ इज नॉन लीनियर। वी आई ग्राफ नॉन लीनियर होगा, ये पहली बात है। जैसे देखो वी आई ग्राफ बनाते हुए आई को इधर वी को इधर भी लिख सकते हैं और वी को इधर आई को इधर भी लिख सकते हैं। फर्क सिर्फ पड़ता है स्लोप का कि स्लोप क्या बताएगा। अगर आई ऊपर और वी नीचे लिखा है तो ये इसका स्लोप बताएगा कंडक्टेंस यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और अगर वी ऊपर और आई नीचे लिखा है तो इसका स्लोप रेजिस्टेंस को बताता है। बस वाई एक्सिस को एक्स से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आता है इस ग्राफ का स्लोप वो बताएगा। अब अगर ये ओमिक कंडक्टर होता तो इसकी ये आता है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, चाहे आप v को यहां लिखें आई को यहां लिखें, चाहे आई को यहां v को यहां लिखें, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। कब? व्हेन इट इज ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन अगर ये नॉन ओमिक कंडक्टर है तो क्या होता है? नॉन ओमिक कंडक्टर की कंडीशन में क्या होता है, ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर में वोल्टेज के साथ करंट के लिए क्या हो रहा है। लेकिन चाहे ये ग्राफ नीचे जाए चाहे ऊपर घूम जाए, दोनों कंडीशन में एक ही बात आती है, क्या? कि वी आई ग्राफ इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब नॉन स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। और अगर आप नॉन लीनियर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि इट इज नॉन ओमिक कंडक्टर। अगर नॉन लीनियर हो गया तो इसका मतलब नॉन स्ट्रेट लाइन। तो अब सुनो, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बात करता हूं कि इस ग्राफ में कहां तक ओमिक रीजन और कहां तक नॉन ओमिक रीजन है, तो यहां से लेकर यहां तक जहां तक स्ट्रेट लाइन दिख रही है यहां तक ये ओमिक रीजन है। ओमिक रीजन, ओमिक रीजन का मतलब जहां तक आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, और जहां से लाइन कर्व हो गई ये हो गया नॉन ओमिक रीजन। पता लगा? तो कर्वनेस जहां पे आएगी वो नॉन ओमिक नेचर दिखाएगी, और जब तक वो स्ट्रेट लाइन जाएगा वो आपके पास ओमिक नजर आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है v प्रोपोर्शनल टू i, और आगे क्या है आपके पास कर्वनेस आ गई तो v प्रोपोर्शनल टू i नहीं रहा। अब आपके दिमाग में ये बात हो सकती है कि सर जब स्ट्रेट लाइन इसके अंदर भी आई थी, इसके अंदर भी तो स्ट्रेट लाइन है, शुरू से कर्व थोड़ा है, तो अगर इसके अंदर भी स्ट्रेट लाइन आई थी तो फिर आपने इसको नॉन ओमिक क्यों बोला, जबकि बोलना ही चाहिए कि ओमिक और नॉन ओमिक दोनों ही है, ये बोलना चाहिए। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूं। इसका आंसर ये है कि जो ओमिक कंडक्टर होते हैं उसका वीआई ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन से ऑल्टर नहीं होता, वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन आती रहेगी, आप चाहे कितने भी लंबे टाइम तक कैलकुलेशन करिए। बस एक कंडीशन है वहां पे, टेम्परेचर ना बदले। अगर टेम्परेचर बदल गया तो रेजिस्टेंस बदल जाता है, और रेजिस्टेंस अगर बदल गया तो फिर ग्राफ ओमिक कंडक्टर का भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। इसलिए प्रेस्क्राइब होता है कि जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट करें जिसके अंदर किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, जब आप क्लास 10th में थे तो याद करिए कि क्लास 10th के अंदर ओम्स लॉ के ऊपर एक छोटा सा सर्किट होता है, एक वोल्टामीटर होता है, एक एमीटर होता है, एक बैटरी एलिमिनेटर होता है, रियोस्टैट होता है, और एक वायर लगती है, नाइक्रोम वायर जनरली होती है। वो नाइक्रोम वायर एज अ रेजिस्टेंस वायर आप यूज करते हैं। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक सर्किट को ऑन करके छोड़ जाएं तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे करके बदलता चला जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बराबर नहीं आती है। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो V प्रोपोर्शनल टू I आता है ओमिक में। तो अगर मैं मान लो टेम्परेचर को नहीं बदल रहा, नहीं चेंज होने दे रहा, और तब अगर V और I का ग्राफ खींचोगे ओमिक कंडक्टर के लिए, जैसे ओमिक कंडक्टर में क्या आ गया, ओमिक कंडक्टर में एलॉयज आ जाते हैं, कॉपर आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, सारे कंडक्टर्स आ जाएंगे। तो इनके लिए जब आप V और I का ग्राफ खींचते हैं तो आपके स्ट्रेट लाइन, लेकिन कंडक्टर्स में हालांकि थोड़ा सा अलग केस है, मैं एलॉय की बात करूंगा, क्योंकि आप जो रेजिस्टेंस निकाल रहे होते हैं ओम्स लॉ के दौरान वो एलॉय का निकाल रहे होते हैं, उसमें आपके पास नाइक्रोम वायर आ सकती है, उसके बाद उसमें आपके पास यूरेका वायर आती है, नॉर्मली इसकी बात करते हैं। तो इनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ओमिक कंडक्टर में, चाहे आप कितनी भी देर तक कैलकुलेशन करो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होता है कि इनिशियली तो वो ओमिक बिहेवियर शो कर रहा होता है कि ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट चलता है,
लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे करंट बदलती चली जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर्किट में टेम्परेचर बदल गया, नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तब भी ग्राफ कर्व हो जाएगा। तो इसका मतलब इनिशियली तो ये भी ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कर्व हो जाते हैं। इसका मतलब नॉन ओमिक नेचर शो हो गया। लेकिन जो ओमिक होंगे वो स्टार्टिंग में भी स्ट्रेट रहेंगे और एंड में भी स्ट्रेट ही रहेंगे, उनका ग्राफ कभी कर्व होगा ही नहीं। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस है। तो इसको हम बोलते हैं VI ग्राफ या IV ग्राफ इज नॉन लीनियर। कर्व हो गया, कर्व होने का मतलब नॉन लीनियर। ये पहला आपके पास था प्रॉपर्टी। ओके, इसकी सारी प्रॉपर्टी को आपको ग्राफ से ही समझना है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मैं यहां लिख देता हूं सेकंड प्रॉपर्टी और ग्राफ नीचे बना दूंगा। सेकंड प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ I डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ V। वैल्यू ऑफ I डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ V। अब ये क्या लोचा है भाई, ये तो हमें समझ ही नहीं आया, पता था मुझे, कोई बात नहीं। अभी देखते, इस ग्राफ को पहले मैं मिटा रहा हूं। वैल्यू ऑफ I डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ V। सोचिए, पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, फिर डिस्कशन करते हैं कि ये ग्राफ ऐसा क्यों है। I V ये सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये दोनों के दोनों, इस पार्ट और ये पार्ट के ग्राफ क्या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शेप के हैं। सोचिए, क्या ये जो शेप है और क्या ये जो शेप है दोनों एक जैसी हैं? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होना चाहिए नो। ये तो यहीं से कर्व हो गया, ये थोड़ा आगे जाके कर्व होता है। ठीक है, ग्राफ किसके बीच में था, I और B के बीच में। हमने बात करी द वैल्यू ऑफ I, करंट की वैल्यू वोल्टेज के साइन के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसका मतलब क्या निकलता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पहले एक्टिविटी बताऊंगा और आप सोचिएगा, इमेजिन करिएगा उस एक्टिविटी को कि उसमें क्या होगा। एक्टिविटी ये है कि मैंने एक सर्किट लिया और यहां पे एक मोटर लगा दी। मोटर ऐसी होती है, छोटी वाली जो मोटर होती है प्रोजेक्ट वगैरह में जो काम करती है, मोटर इस तरीके से। ओके, और मैंने एक बैटरी लगाई इस पे। यस, की वगैरह नहीं बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं। ये क्या है हमारे पास, ये है मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर देखने में ऐसे दिखती है, ऐसा होता है ये, और एक छोटा सा एक्सल बना होता है। यहाँ पे अगर आप पंखे का फ्लैप बना दोगे ना तो ये पंखा घूमने लगेगा गोल गोल। ठीक है, ओके, ये था हमारे पास मोटर। सिंपल डीसी मोटर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बैटरी से चलती है, और ये मेरे पास बैटरी थी। ओके, अब सोचिए, अगर मैंने एक यहाँ पे बैटरी लगाई मान लो 3 वोल्ट की, ठीक है, और इस 3 वोल्ट की बैटरी को मैंने जब मोटर के साथ जोड़ा तो मोटर घूमने लगी। मान लो कि वो मोटर जो है वो कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है इधर से इधर की ओर घूम रही है, ऐसे ऐसे, इसके फ्लैप इधर उधर घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस बैटरी को उल्टा लगा दूं, बैटरी को उल्टा लगाने का मतलब मैं इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर कर देता हूं और पॉजिटिव इधर कर देता हूं, और ये 3 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या ये मोटर घूमेगी या नहीं घूमेगी? आंसर है घूमेगी। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये उतनी ही स्पीड से घूमेगी जितनी स्पीड से पहले घूम रही थी? तो इसका आंसर है यस, उतनी ही स्पीड से घूमेगी। तीसरा क्वेश्चन, क्या इसके घूमने की जो डायरेक्शन है मोटर की, ये वही क्लॉकवाइज रहेगी जैसे पहले थी? तो आंसर आएगा नो, अब ये उल्टा घूमेगी। अगर आपने बैटरी को उल्टा लगा दिया तो करंट के जाने की डायरेक्शन बदल गई। पहले करंट इधर से इधर गई थी तो मान लो कि मोटर क्लॉकवाइज घूम रही थी, लेकिन अब अगर करंट इधर से इधर जाती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू कर देगी। और यू कैन ट्राई एट होम, कहीं आपको ऐसी छोटी वाली मोटर मिल जाए, उसको बैटरी के साथ लगा के देख लेना, सीधा उल्टा, दोनों केस में उल्टी घूमती है बैटरी। और पता है, इसका मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं कि ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मेरी इस बात को वेरीफाई कर देगा। ऐसा एग्जांपल जो शायद आपने देखा हो, अगर आप में से कुछ बच्चों ने या आप में से जितने भी बच्चे हैं, सबने कभी भी कोई रिमोट कंट्रोल वाली कार चलाई है। रिमोट कंट्रोल वाली कार में आपने देखा हो कि वहां पर क्या होता है, कार सामने भी जाती है और पीछे भी आती है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, कार खुल जा रही है, कार बंद हो जा रही है, लेकिन कम से कम 2 ऑपरेशन तो रिमोट कंट्रोल वाली कार में होते हैं, आगे जाना और पीछे आना। ओके, क्या होता है, आप आगे जाने के लिए एक बटन प्रेस करते हैं, कार आगे चली जाती है, पीछे आने के लिए दूसरा बटन प्रेस करते हैं, कार पीछे चली जाती है। सेम बटन से आगे और पीछे नहीं जाती, 2 डिफरेंट बटन होते हैं। ये पता है क्या चीज है, कई बार इन बटन की जगह होती है नॉब।
जैसे जॉयस्टिक होती है ऐसी, आगे कर दिया आगे जा रही है कार, पीछे कर दिया पीछे जा रही है, जैसे रिवर्स गियर होता है कार में। ये पता है क्या है, ये कार आपकी वैसी कार नहीं है जैसी आपकी नॉर्मल कार होती है, इसके अंदर ये जो लग रखा है ना, ये दिस इज की, और इसको बोलते हैं टू वे की। ये एक ऐसी की है जो कि अगर मैं ऐसे करता हूं तो एक सर्किट को कंप्लीट करती है, करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चलती है, मोटर घूमने लगता है आगे की ओर और कार आगे जाती है। अगर मैं इसी को पीछे कर देता हूं तो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है कनेक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिंग की। इसको जैसे ही पीछे करता हूं कनेक्शन रिवर्स हो जाता है। कनेक्शन रिवर्स करने का मतलब जो करंट पहले ऐसे जा रही थी अब वो ऐसे जाएगी, और ऐसे जाएगी तो मोटर उल्टा घूमती है, और मोटर उल्टा घूमती है तो कार पीछे आती है। बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है उसमें, आगे मोटर घूम रही है तो कार आगे गई, और सेम मोटर जब उल्टा घूमती है तो कार पीछे आती है। और इसका मैं आपको वेरीफाई इस बात से भी करता हूं कि नॉर्मली जो हमारी एक्चुअल कार्स होती हैं जिन्हें हम चलाते हैं, उसमें जितनी स्पीड से कार आगे जाती है रिवर्स गियर में, उतनी स्पीड से कार कभी पीछे नहीं जाती। चाहे आप एक्सीलेटर फुल दे दें, इंजन की आवाज ज्यादा आएगी लेकिन कार उतनी तेज नहीं चलेगी। लेकिन जो आपकी रिमोट कंट्रोल वाली कार होती है वो जितनी तेजी से आगे जाती है वापस भी उतनी ही तेजी से आती है। स्वयं विचार करें, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल है कि आपने सिर्फ करंट की डायरेक्शन बदली है लेकिन करंट के अमाउंट में कोई कमी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ बैटरी मींस इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट V, वोल्टेज की डायरेक्शन अगर आप बदल दें तो करंट के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है, वो मोटर को उतनी ही स्पीड से घुमाता है। लेकिन अगर आप बैटरी कमजोर होती चली जाए, वीक होती चली जाए, तो करंट का अमाउंट पक्का कम होगा। लेकिन इनिशियली बिल्कुल नई बैटरी लगाओ, सीधा जोड़ो फिर उल्टा जोड़ो, अगर वो कनेक्शन अलाउ करता है आपको। सिंपल अगर आप मोटर लेके बैटरी को जोड़ते हैं तो ये बिल्कुल आसान काम है, वहां होगा, मैं भी कई बार करके देख चुका हूं, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो सीधा उल्टा बैटरी को लगा के देखेंगे तो मोटर हर केस में उतनी ही तेज घूमेगी, बस एक बार इधर घूमेगी तो एक बार उल्टा घूमेगी। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ V does not, that means the value of current does not depend upon direction of V। वोल्टेज की आपने डायरेक्शन क्या लिए उसके ऊपर करंट का अमाउंट डिपेंड नहीं करता, वो उतनी ही रहती है। ये किस में था, ओमिक कंडक्टर में। ये जो मैंने आपका एग्जांपल मोटर का लिया ये ओमिक है, इसमें सेमी कंडक्टर यूज नहीं होता, इसमें सिर्फ कंडक्शन कॉइल्स यूज होते हैं, इसमें कंडक्टर्स होते हैं या फिर मैक्सिमम अलॉय पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, राइट। अब जरा बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है नॉन ओमिक कंडक्टर वो होते हैं कि अगर मैंने बैटरी को उल्टा कर दिया तो करंट का अमाउंट बदल जाएगा। मतलब मान लो कि मेरे पास एक एमीटर है, एक एमीटर जो कि करंट को मेजर करता है। अब मैं बता रहा हूं कि अगर ये नॉन ओमिक होता है तो वो कैसे काम करेगा। नॉन ओमिक, अगर मान लेते हैं कि ये नॉन ओमिक हो, वैसे होता नहीं है नॉन ओमिक, लेकिन मैं इसको अगर नॉन ओमिक मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो मान लो कि मैंने 3 वोल्ट की बैटरी यहां ऐसे लगाई पहले, तो इसने दिखाया कि 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए। तो अगर मैं इस बैटरी को उल्टा लगाऊंगा ना और ये नॉन ओमिक है तो ये करंट को 2 ना दिखा के हो सकता है 1 या 1.5 दिखाए। अब इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि आपने अगर बैटरी को उल्टे टर्मिनल कर दिए, यानी कि वोल्टेज की का साइन बदल दिया, तो करंट का अमाउंट चेंज हो गया। दैट मींस द वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ V। अगर पॉजिटिव था इधर की ओर तो कुछ और करंट थी, पॉजिटिव दूसरी साइड चला गया तो करंट दूसरी हो गई। यानी करंट बदल जाती है अगर आप बैटरी बदल दे तो, या बैटरी बदलने का मतलब क्या, बैटरी के टर्मिनल्स बदल दे, उल्टा कर दे तो। ये नॉन ओमिक में होता है जो कि नॉर्मली कंडक्टर्स में नहीं होता। ठीक है बेटा, राइट। जैसे कि टॉर्च बल्ब होता है, टॉर्च बल्ब पता है ना आपको, सिंपल जो टॉर्च में लगता है, टॉर्च का जो बल्ब होता है वो डीसी से चलता है क्योंकि उसमें बैटरी लगती है टॉर्च में। अगर उस बल्ब को आप बैटरी के साथ लगाएं, सिंपल टॉर्च से आपने बल्ब निकाल लिया, कनेक्शन वगैरह करके बैटरी से जोड़ दिया, तो अगर मैं बैटरी को सीधे लगाऊंगा तो बल्ब जितना जलेगा, अगर मैं उसको उल्टा लगा दूं तो भी उतना ही जलेगा, सेम। यानी कि जितनी वोल्टेज थी आपने चाहे उसको उल्टा भी कर दिया, करंट के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ओमिक है। लेकिन अगर करंट के अमाउंट पे फर्क पड़ गया कि एक बार आपने ऐसे लगाया तो बल्ब तेज जल रहा है और उल्टा करके लगाया तो बल्ब धीरे जल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने करंट का अमाउंट बदल दिया वोल्टेज के साइन के बदलने के साथ। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये नॉन ओमिक नेचर है, और अगर कोई चेंज ही नहीं पड़ता करंट के अंदर तो वो ओमिक नेचर है। तो वही बात है, वैल्यू ऑफ I डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ V। जो करंट की वैल्यू होगी वो वोल्टेज के साइन पे डिपेंड करती है, इसीलिए ग्राफ अलग अलग तरीके का है। यहां पे देखिए ग्राफ अचानक अलग तरीके से बढ़ गया। अगर मैं V को पॉजिटिव लेता हूं और करंट को पॉजिटिव लेता हूं तो फिर ऐसे ग्राफ बनता है। लेकिन जब आप V को नेगेटिव लेते हैं तो करंट तो नेगेटिव होगी क्योंकि डायरेक्शन उसकी बदल गई।
लेकिन ग्राफ थोड़ा बदलना चाहिए, इसका ग्राफ ऐसा आना चाहिए था ना, इसका ग्राफ अगर ऐसा आ जाता तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में ऐसा हो गया तो उल्टे में ऐसा आ जाएगा, लेकिन ग्राफ ऐसा ना आके ऐसा आ गया, बदल गया ग्राफ का नेचर। तो इसका मतलब है वोल्टेज का साइन जब आपने पॉजिटिव किया तो ग्राफ ऐसा था, वोल्टेज का साइन नेगेटिव कर दिया तो ग्राफ बदल गया, यानी कि वैल्यू ऑफ करंट बदल गई। ग्राफ बदलने का मतलब आई की वैल्यू बदल रही होगी, इसलिए ग्राफ बदला है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ वी, ये सेकंड नेचर है, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, जिसके ऊपर आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन तीनों प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो मैं आपको अब बता रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी ये है, हाँ, आईवी ग्राफ चलो एक काम करते हैं, मैं ग्राफ बनाता हूं और तुम ट्राई करना कि ये ग्राफ जो है वो उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए। ग्राफ बनाता हूं पहले, आई वी, ग्राफ की शेप है ये ग्राफ की शेप है। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इस प्रॉपर्टी का नाम है आईवी ग्राफ इज नॉन यूनिक। आईवी ग्राफ इज नॉन यूनिक। नॉन यूनिक का मतलब क्या होता है और यूनिकनेस का मतलब क्या होता है? यूनिकनेस का मतलब यह होता है कि अगर मान लो मैं आई और वी का ग्राफ बनाता हूं, ये वी है और ये आई है, तो जब 1 वोल्ट वोल्टेज होती है तो बाई चांस मान लो 1 एम्पियर करंट थी। 2 वोल्ट अगर मेरे पास वोल्टेज थी तो 2 एम्पियर करंट हो गई मान लो। 3 वोल्ट मैंने सप्लाई करी, 3 एम्पियर हो गई। लेकिन इसको बोलते हैं यूनिकनेस, एक वोल्टेज की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक करंट की वैल्यू होना। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर करंट भी आती है और 1.5 एम्पियर करंट भी आती है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिकनेस। नॉन यूनिकनेस, यूनिकनेस का मतलब है एक वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग एक करंट का होना, और नॉन यूनिकनेस का मतलब है एक वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग दो करंट का होना, या एक करंट के कॉरस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट वोल्टेज का होना। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन यूनिकनेस। 1 to 1 अगर है, एक वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग एक करंट, यूनिकनेस। लेकिन एक ही वोल्टेज के ऊपर दो डिफरेंट करंट आए, ये नॉन यूनिकनेस है। अब इस ग्राफ से कैसे शो हो रहा है इसको ढंग से देखिए, देखते हैं कि क्या जो मैंने आपको बताया है वो इस ग्राफ से इंडिकेट होता है। देखिए, मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये ऐसे ही एक लाइन खींच रहा हूं, इसमें ग्राफ में दो पॉइंट्स आए, ये और ये। मान लिया कि यहां पे मैं लिखता हूं 1 एम्पियर। अभी ग्राफ को ड्रॉ ना करें, बाद में आप उसको कर पाएंगे, पहले मैं समझा लूं पूरा, उसके बाद फाइनल ग्राफ बनाऊंगा। 1 एम्पियर करंट यहां से जाती है और वो यूं घूम के यहां आती है, मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ बन गया। अब 1 एम्पियर की करंट, इसका मतलब है 1 एम्पियर करंट यहां भी है ग्राफ में और यहां भी है। अब वोल्टेज देखते हैं, पॉसिबल है यहां 1 वोल्ट हो, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। 1 वोल्ट पे भी 1 एम्पियर करंट है और 4 वोल्ट पे भी 1 एम्पियर करंट है, यानी कि 1 एम्पियर करंट के कॉरस्पॉन्डिंग 1 वोल्ट भी आ गया और 4 वोल्ट भी आ गया। नॉन यूनिक, 1 to 1 का हिसाब किताब है ही नहीं है। दो डिफरेंट ऐसी वोल्टेज है, इन पे सेम करंट है। ऐसा ही पॉसिबल होता है उल्टे केस में भी कि अगर आपके पास वोल्टेज एक है और उसमें दो डिफरेंट करंट है, इसे बोलते हैं नॉन यूनिकनेस। और ऐसा नॉन यूनिक ग्राफ सिर्फ और सिर्फ नॉन ओमिक कंडक्टर बनाते हैं, ऐसा ओमिक में नहीं होता। ये भी मैं आपको दिखाता हूं कि ओमिक में ऐसा क्यों नहीं होता। ओमिक कंडक्टर जो होते हैं उसका ग्राफ बनता है ऐसे, ये 1 वोल्ट 1 एम्पियर, 2 वोल्ट 2 एम्पियर, 3 वोल्ट 3 एम्पियर। हर एक वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही करंट है, दो नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर दो है, यानी कि एक करंट के मुकाबले में रेस्पेक्ट में दो वोल्टेज है। इसी को बोलते हैं नॉन यूनिकनेस। ठीक है, तो ये नॉन यूनिक ग्राफ था। तो ग्राफ की शेप ये जो थी वो नॉन यूनिकनेस बताती है। अब इस ग्राफ की शेप जो है इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है वो देखते हैं। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, जबरदस्त बात। देखोगे तो कहोगे यार कि क्या क्या छुपा है इस ग्राफ के अंदर, क्या क्या गहराई वाले बातें। देखो,
अब देखो, सबसे पहले मैं ग्राफ के कुछ पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूं, मैं इंडिकेट कर रहा हूं यहां तक, ये ए पॉइंट मान लेता हूं मैं, ठीक है, ये मैं बी पॉइंट मान लेता हूं, यहां पॉइंट सी मान लेता हूं, यहां कोई पॉइंट डी मान लेता हूं। अब देखो ये रीजन बाय रीजन क्या डिनोट करते हैं। ओ से लेकर ए तक अगर आप ढंग से देखें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है, स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन नजर आती है ये बताती है कि I प्रोपोर्शनल टू V है, और I प्रोपोर्शनल टू V का मतलब होता है ओहमिक रीजन। ये ऐसा है, ये रीजन O से लेकर A तक है ओहमिक रीजन, जहां पर ओम्स लॉ फॉलो होता है। ओम्स लॉ क्यों फॉलो हो रहा है? क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू V में स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब बात करते हैं A से लेकर B तक जो रीजन है, हालांकि उसके आगे का भी ऐसा ही रीजन है। ये जो मेरे पास A से लेकर B दिख रहा है, ये दिख रहा है नॉन ओहमिक रीजन। बेसिकली पूरा यहां से लेकर यहां तक नॉन ओमिक ही है, क्योंकि कर्वनेस आ गई ग्राफ के अंदर, और कर्वनेस ग्राफ के अंदर आने का मतलब नॉन ओमिक। तो ये ए से लेकर बी तक तो श्योरिटी से नॉन ओमिक रीजन है, क्योंकि कर्व हो रहा है ग्राफ। ओके, आगे भी है नॉन ओमिक, लेकिन मैं आपको इस पार्ट का कुछ और भी चीजें बताऊंगा। देखो दो बातें क्लियर हो गई, ओ से लेकर ए तक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है तो ओमिक रीजन हो गया। ए के बाद से पूरा कर्व होता जा रहा है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये नॉन ओमिक रीजन है। लेकिन मैंने छोटे से पार्ट को अलग से इंडिकेट करके नॉन ओमिक लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये नॉन ओमिक है, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा ही नॉन ओमिक है। मैंने छोटे से पार्ट को बस इंडिकेट किया। अब सुनो, जो बी से सी लेक का पार्ट दिख रहा है, ये रीजन, ये है नेगेटिव रेजिस्टेंस, द रीजन विद नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस। आप सोच के देखिए कि ओम्स लॉ जब हम पढ़ रहे होते हैं तो शायद आपने कभी भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल ओम्स लॉ में ना किया हो जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव निकाली हो। होता ही नहीं ऐसा कभी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, और वो इसलिए नहीं होता कि ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है, ग्राफ कभी नीचे जाता ही नहीं है। तो फाइनल वैल्यू वोल्टेज की हमेशा इनिशियल से ज्यादा होती है, करंट की फाइनल वैल्यू इनिशियल करंट से ज्यादा होती है, तो कभी नेगेटिव आंसर आता ही नहीं है न्यूमेरिकली। लेकिन यहाँ तो ग्राफ नीचे जा रहा है, ग्राफ नीचे जाने का मतलब पता है क्या हुआ? अब ये नेगेटिव कैसे है मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। देखो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कहूंगा आप यही मान लेंगे, बिना प्रूफ के तो मजा ही नहीं आता, प्रूफ होना चाहिए। देखो, इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट के पर्टिकुलर, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई करंट मान लेता हूं, मान लो 1 एम्पीयर थे। इसको हालांकि आपको डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस ये मैं आपको वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूं। 1 एम्पीयर ये हो गया, और 2 एम्पीयर मान लेते हैं करंट यहाँ पे थे। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज मान लेता हूँ 5 वोल्ट, और यहाँ मान लेता हूँ 1 वोल्ट। इन दो पॉइंट्स के, एक मिनट, ये था ना, हाँ ये, सॉरी ये नहीं, ये पॉइंट हमने बी से लेकर सी तक का रीजन सेलेक्ट किया, रीजन बी सी था ये, ठीक है। सी पॉइंट जो था इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5 वोल्ट वोल्टेज है और 1 एम्पीयर करंट, और जो बी रीजन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में मान लेता हूं 3 वोल्ट वोल्टेज है और 2 एम्पीयर करंट। अब चेक करना है रेजिस्टेंस कैसे आएगा। रेजिस्टेंस निकालने का मतलब होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, और स्लोप का मतलब होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, कैसे भी निकालना चाहो। लेकिन मुझे अब क्या करना पड़ेगा, I भी ग्राफ है तो मुझे इसको उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, वोल्टेज अपॉन करंट होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं R को लिखूंगा वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज किस पे थी, C पे, VC माइनस VB अपॉन IC माइनस IB। B और C के बीच में तो निकालना है, तो वोल्टेज अपॉन करंट ही रेजिस्टेंस होता है। VC की वैल्यू कितनी है, VC की वैल्यू है 5 वोल्ट, VB की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास है 3 वोल्ट, ओके। IC की वैल्यू कितनी है, IC की वैल्यू है मेरे पास 1, और IB की वैल्यू कितनी है, IB की वैल्यू है 2। तो मेरे पास आ गया +2 अपॉन -1 इज इक्वल टू -2। नेगेटिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नेगेटिव में आ गई। और ध्यान रखें, अगर आप यहां से यहां तक रेजिस्टेंस निकालते हैं तो पॉजिटिव आएगा, यहां से यहां निकालते हैं तो भी पॉजिटिव आएगा, नीचे जहां से ग्राफ चला गया वही नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया, और फिर ये ग्राफ जब ऊपर उठेगा तो रेजिस्टेंस फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ग्राफ में, आई भी ग्राफ में, अब देखो चाहे V यहां लिखा हो चाहे V यहां लिखा हो, दोनों में से कहीं भी कुछ, I इधर लिखा था, V इधर लिखा था, या V इधर और I इधर लिखा हो, दोनों में से किसी भी केस में जब भी ग्राफ नीचे जाएगा रेजिस्टेंस नेगेटिव ही आएगा। तो ध्यान रखें, जो डिप्रेशन वाला स्लोप जो होता है, जो डाउन स्लोप होता है किसी ग्राफ के अंदर, जो चाहे वो IV ग्राफ हो चाहे VI ग्राफ हो, उसमें नीचे जाने का मतलब रेजिस्टेंस नेगेटिव ही होता है। और बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है कि ये ग्राफ आपको बना के दे दिया और आपसे पूछा था which region of the graph represents negative resistance, ये क्वेश्चन पूछा गया था, which region of the graph represents negative resistance।
तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था हमारे पास BC। सिर्फ B भी नहीं लिखना होता, सिर्फ C भी नहीं, क्योंकि B और C तो पॉइंट्स हैं। रीजन क्या है? B से लेकर C तक, तो BC रीजन पूरा लिखते हैं। ये था आपके पास फाइनली। तो पता लगा बेटा, दिस इज अबाउट नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो ध्यान रखें, तीन मेन प्रॉपर्टी थी नॉन ओमिक कंडक्टर्स की। जब भी आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, तो क्या क्या लिखना होता है? पहली चीज लिखनी होती है आपको, पहली चीज क्या लिखनी होती है? पहली चीज लिखनी होती है डेफिनेशन ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर। दूसरा लिखना होता है एग्जांपल्स। फिर क्या लिखना होता है? प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में आपको सिर्फ 3 लाइन लिखनी है। कौन कौन सी? VI ग्राफ या IV ग्राफ इज नॉन लीनियर, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। दूसरा क्या था हमारे पास? द वैल्यू ऑफ I डज नॉट डिपेंड अपॉन या डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ वोल्टेज। पॉजिटिव रहेगी तो करंट कुछ आएगी, नेगेटिव कुछ रहेगी तो करंट कुछ और आएगी। तीसरा क्या था हमारे पास? तीसरा हमारे पास ये था, जो हमारे पास लास्ट पॉइंट था, वो हमारे पास क्या था कि IV ग्राफ इज नॉन यूनिक, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग कोई पर्टिकुलर करंट नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि एक वोल्टेज पे 2 करंट हो या एक करंट के ऊपर 2 वोल्टेज हो, ये पॉसिबल है। ठीक है बेटा, राइट? तो आई गेस कि आज बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हमने सीखी है। J इक्वल टू सिग्मा ई का हमने डेरिवेशन सीखा था। इसके ऊपर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो मैं आपको दूंगा रिसेंटली, उसके आप प्रैक्टिस करिएगा बहुत। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं मैं वो आपको बता दूं। आपको पता होना चाहिए कि चीजें हमारी कैसे चल रही है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, कि कार जो रजिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर लाइन खींची होती है, पतली पतली लाइनें होती हैं, छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, पतली पतली लाइंस होती है, उसमें कलर्स होते हैं। उन कलर्स को देख के ये बताना होता है कि वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा नहीं होता वो कितने ओम का है, सिर्फ कलर को देख के आप बताएंगे। यानी कि पहली बार मौका मिल रहा है कि आप कोडिंग सीख रहे हैं। वैसे कंप्यूटर साइंस वाले कोडिंग सीखते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस लेके नहीं पढ़ रहे हैं उनको कोड को डिकोड करना आना, ये पहली बार हम सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में शुरू भी करेंगे और खत्म भी करेंगे इस टॉपिक को विद सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो तब तक के लिए शुक्रिया, अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत फिट एंड फाइन रखिए। टेक केयर, बाय।